और ब्रेकिंग एट 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे त्राल से आ रही बड़ी खबर के साथ। दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में आग लगी है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। तो फिलहाल यही इत्तला है त्राल से, जहां दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में आग लगी है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। कैसे ये आग लगी, कितना नुकसान हुआ है, एग्जैक्टली कहां पर ये वाक़ है, इन तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में ये आग की तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां आग बुझाने में लगी हुई है। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर। जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर का मामला, आम सहमति बनाने का प्रयास, शहरी संगठनों से होगी बातचीत, संपत्ति कर की जरूरत पर जागरूकता अभियान, संपत्ति कर भुगतान प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल। तो प्रॉपर्टी टैक्स के ताल्लुक से यहां पर हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स का जो मामला है उस पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी आम लोगों को लेकर जोड़ने की यह कवायद है। खास तौर पर जो शहरी संगठन हैं उनसे बातचीत की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की जरूरत पर एक बेदारी मुहिम, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किस तरह से किया जाए, इसको किस तरह से पे किया जाए, उसका जो प्रोसेस है उसको भी आसान बनाया जाएगा। तो अगर हम आसान लफ्जों में आपको समझाएं तो प्रॉपर्टी टैक्स पर एक तो आम सहमति बनाने की कोशिश है और वहीं इसका जो प्रोसेस है उसको किस तरह से आसान बनाया जाए उसकी कवायद भी चल रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार हम बात करते रहे हैं, अब एक नया अभियान, नई पहल शुरू की जा रही है, उसकी तफसीलात चाहेंगे आपसे। मैं आपको बता दूं, जो प्रॉपर्टी टैक्स का जब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, आपको पता ही है, हमने रिपोर्ट भी किया था कि हम बहुत जगह से इस पर रिजर्वेशन हुई थी, प्रोटेस्ट हुए थे, एहतजाज हुआ था और ये कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये बर्डन है आम लोगों का। इस पर बहुत ज़्यादा सियासत भी हुई। हालांकि बीजेपी की जो लीडरशिप है यहाँ जम्मू कश्मीर की, वो भी ये कहती रही कि हम उसको ये बर्डन है, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फैसला बरकरार रखा। जो हाउसिंग बोर्ड ने किया था कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, वो 1 अप्रैल से इसको राइज किया गया है। लेकिन एलजी ने ये भी कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी जो है वो बात करेगी लोगों से, उस पर मंथन होगा और उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों से कि आप अपनी राय भी दे दीजिए। लोगों ने राय भी दे दी है, उस पर गवर्नमेंट अपना विचार भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब सुनने में ये आया कि सरकार अब आगे बढ़ के जो अर्बन लोकल बॉडीज है, उसके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें खासकर जो कॉर्पोरेशन है, उनके जो कॉर्पोरेटर्स है, मेयर्स है, डिप्टी मेयर्स है, या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज में है, उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनके साथ मशवरे किए जाएंगे कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो एक पूरा फॉर्मूला है, पॉलिसी है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। और सरकार ये चाहती है कि इससे कन्फ्रंटेशन ना हो, लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और खासकर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने से पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेने के साथ साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ भी बात होगी, उनको भी समझाया जाएगा कि आखिर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, किस तरह से वो प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करेगी, उसको किस तरह से फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लोगों की डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे रख दूं, जो दूसरी बात होने जा रही है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रही है हाउसिंग और अर्बन जो हाउसिंग बोर्ड, वो ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा कि जिससे जो आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लोग देंगे वो एक सरल तरीके से ऑनलाइन मोड में वो प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए। तो ये सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो अर्बन लोकल बॉडी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मशवरा किया जाएगा। और जिस तरह मैंने कहा कि जो 1 अप्रैल से लागू हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बेनिफिट क्या है, ताकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव जिनके साथ बात होगी, जिनके साथ मशवरे किए जाएंगे, जिनको समझाया जाएगा, ये फिर ग्राउंड में जाके जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, डिफरेंट वार्ड्स में, चाहे जम्मू में है या कश्मीर वैली में है,
जम्मू डिवीजन में या जी, कश्मीर जी। डिवीजन में, वो वहां पे जाएंगे, लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स की जरूरत क्यों है, प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाना जरूरी है जम्मू जी, कश्मीर जी। में, इसके फायदे क्या है, इससे क्या आपको बेनिफिट आएगा, और जो ये पैसा कलेक्ट किया जाएगा उनको ये कहा जाएगा लोगों को इन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए कि ये पैसा आपका है और आपको ही खर्च होने वाला है। तो कोशिश हो रही है सरकार की कि इन रिप्रेजेंटेटिव को एक ब्रिज बना के, उनको एक ब्रिज बना के लोगों और सरकार के बीच एक ब्रिज बना के ये लोग वहां पे बीच में उनको समझाने की कोशिश करें। तो लेकिन सबसे पहले उनके साथ बातचीत होगी जो रिप्रेजेंटेटिव है। सरकार की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी आप मनोज सिन्हा आपको पता ही है, लगातार जब ये इस पर बवाल मचा था तो लगातार हर एक फंक्शन में जो जम्मू में हो रही थी इन दिनों, वो बार बार यही कह रहे थे कि सरकार टैक्स तो लगाना चाहती है, लेकिन सरकार लोगों को ये नहीं बावर करवाना चाहती कि कोई बर्डन उन पर है। सरकार चाहती है कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को इसके फायदे दिए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये रिजीम जो है पूरा इंडिया में है, जम्मू कश्मीर में ये नहीं था, अब हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन जो पैसा इससे जनरेट होगा वो लोगों की भलाई के लिए होगा, शहरी अर्बन डेवलपमेंट के लिए होगा, शहरी विकास के लिए होगा। तो जाहिर तौर पर सरकार चाहती है कि इस पर एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाया जाए आगे भी, और जब ये लोग इसको दें जो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन मोड में किस तरह से वो इसकी अदायगी कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको बैंकिंग के चक्कर ना लगाने पड़े, अपने घर से ही वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सके, वो एक सरकार। समीर, तो यानी यहाँ पर ये कवायद जो है ये लगातार देखी जा रही है कि किस तरह से जो आम लोग हैं उनके मन में जो खदशात हैं, शुकूक शुबहात हैं, उनको दूर किया जाए और प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरह से आसान बनाया जाए, कितना जरूरी है ये जानकारी दी जाए। इसी कवायद में हमने देखा था कि बाकायदा पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए भी लोगों को जानकारी दी गई थी। अब उसी सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ते हुए तमाम लोगों को जोड़ने की ये कवायद है। बिल्कुल है ना, आपने सही कहा। आपको याद होगा कि पोस्टर्स और बैनर्स पूरे जम्मू में लगाए गए, लखीमबाड़ी में लगाए गए। प्रॉपर्टी टैक्स के फवायद क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स क्यों जरूरी है, उसकी भी जानकारी लोगों को दी गई। जगह जगह पे इसके लिए अवेयरनेस कैंप भी लगाए गए और लोगों को समझाने की कोई थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू बाकी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसके जरिए भी लोगों को समझाने की कोशिश की गई, शहरी इलाकों के लोगों को, कि प्रॉपर्टी टैक्स देना कितना जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा, ये बात माननी पड़ेगी कि कई जगहों पे इसके खिलाफ आवाज भी उठी, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको मुद्दा भी बनाया, खासकर पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इवन की बीजेपी के कई लीडरान भी हमने देखे, वो चाहते थे कि वो कहते थे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है इसको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार, जिस तरह हमने कहा, उन्होंने इसको राइज किया। लेकिन अब सरकार इस पर एक माहौल बनाना चाहती है, एक कम्युनिकेशन करनी चाहती है, एक सिस्टम के जरिए एक इस तरह का माहौल बनाना चाहती है ताकि लोग बिना किसी झिझक के खुशी खुशी से ये प्रॉपर्टी टैक्स दे, वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रॉपर्टी टैक्स भी बहुत कम रखा गया है, जिस तरह हमने पहले भी इस पर बहुत सारा रिपोर्ट किया है कि बहुत ज्यादा आपको टैक्स नहीं देना है। 1000 फीट तक जो है, अगर स्क्वायर फीट आपका प्रॉपर हाउस है, उसका छत है, तो उस पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 50 रुपये, फिर 100 रुपये या 200 रुपये, उसी रेंज में है। किसी को ज्यादा से ज्यादा 600 रुपया देना है। तो ये इतना ज्यादा बर्डन नहीं है साल का। इसके लिए सरकार अब चाहती है कि लोगों को, खासकर बिजनेस कम्युनिटी के जिनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए सरकार, जिस तरह मैंने कहा, कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो डिप्टी मेयर्स हैं, मेयर्स हैं, उनको इस काम में लगाया जाएगा। पहले उनके साथ मशवरा किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनके साथ कंसल्टेशन की जाएगी, प्रोसेस चलेगा। उसके बाद सरकार चाहती है कि ये प्रोसेस जब लोग एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को समझाया जाएगा, तो वो फिर जमीनी सतह पे ग्राउंड में जाके लोगों को घर घर जाके समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका लोगों के साथ डायरेक्ट एक वास्ता रहता है इन रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो एक अच्छी पहल है, एक पॉजिटिव पहल है जो सरकार करने जा रही है। और जिस तरह मैंने कहा कि इससे हो सकता है कि आगे चल के सरकार जो एक माहौल बना, जो प्रॉपर्टी टैक्स पर एक हवा बना गया था या वाविला किया जा रहा था, उसमें कमी आएगी। तो बिल्कुल आम लोगों को ये समझाने की कोशिश है, सरकार की तरफ से आम सहमति बनाने का ये प्रयास है। और इस पर क्या कुछ रिएक्शंस रहेगा, प्रतिक्रियाएं रहेंगी, रद्द-ए-अमल रहेगा, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जल उठा है पाकिस्तान। सड़कों पर हिंसा देखी जा रही है। पूरे देश में धारा 144 लागू कर दी गई है। पीटीआई ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान किया है। आपको बताएं कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में आज ही फैसले को चुनौती देगी। तो पाकिस्तान के हालात लगातार खराब बने हुए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कल से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। सड़कों पर हिंसा देखी जा रही है। पूरी रात कल पाकिस्तान में सड़कों पर हिंसा देखी गई। इस सब के बीच में पूरे देश में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने आज पूरे देश में, मुल्क में हड़ताल की कॉल दी है। हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में आज ही इस फैसले को चुनौती देगी। और पाकिस्तान के हालात पर भारत की भी कड़ी नजर है। भारतीय रक्षा सूत्रों का खुलासा है कि भारतीय रक्षा बल की पैनी नजर है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी की जा रही है। यानी जो इंडियन डिफेंस है वो भी पाकिस्तान की सिचुएशन पर कड़ी नजर रखे हुए है। खास तौर पर जो बॉर्डर के हमारे इलाके हैं वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। शंकर, कल से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जल उठा है। खास तौर पर वहां पर जो हिंसा देखी जा रही है वो एक्सपेक्टेड था कि एक दिन ऐसा आएगा। वहां के हालात, चाहे हम वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, चाहे हम वहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, और बेहद बुरी दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। और इस सब पर हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है। वाकई में हिना जी, जिस तरह से आपने एक लाइन में पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा उसको बयान किया है, जिस तरह से पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो एक तरफ लोकतंत्र का दम भरती है कि वहां पे लोकतंत्र है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर कभी भी किसी भी वहां के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसको अचानक किस तरह से ध्वस्त किया जाता है। और लोकतांत्रिक प्रणाली को एक कहा जा सकता है कि एक वहां पर जिस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिस तरह से तानाशाही फैसला लिया जाता है, जिस तरह से फौज की कार्रवाई होती है, उसको वहां पे देखा जा सकता है। और जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति है वो इसके जिम्मेवार खुद पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में वहां के जो चाहे सेनापति की बात कर ले या वहां पर जिस तरह से वहां की राजनीति है और वहां का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं उसके बाद भारतीय सेना आखिर क्यों सतर्क है। तो इस मामले पर हम आपको जवाब देना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, अक्सर पाकिस्तान ऐसा करता है, खुद परेशान होता है अपनी वजह से, तो वो जानबूझकर जो भारत से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कुछ ऐसी हरकत करने लगता है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का मसला जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो इन तमाम मसलों पर काफी गंभीरता से
भारतीय सेना के जवान जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं कि कुछ भी ऐसी हरकत ना कर सके, और खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में, कि जिससे कि भारत के जो सेना के जो जवान हैं वो उससे प्रभावित हों। तो लिहाजा इस बात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना के जवान काफी गंभीरता से अलर्ट हैं, और सीमावर्ती इलाकों में चाहे घुसपैठ की बात करें या आतंकी वारदात की बात करें, उस पर बेहद सतर्कता से नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की जो एक राजनीतिक हालात है, जो वहां के आर्थिक हालात हैं, उन तमाम मसलों पर भी ध्यान बनाए हुए हैं कि वहां पर किस तरह से हालात बनते हैं और किस तरह से जो पाकिस्तान से सटे हुए जो भारतीय सीमावर्ती इलाके हैं, तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करना है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर में जो राजनीतिक माहौल बना है, उसका असर कहीं न कहीं वहां के सेना के जो जवान हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, वो भी एक गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन भारत उन तमाम मसलों पर जवाब देने के लिए और अपनी सतर्कता बनाए रखने के लिए जो तमाम बॉर्डर इलाके हैं वहां पर मुस्तैदी से तैनात है। बिल्कुल शंकर मुस्तैदी से तैनात है। और शंकर, हमने पहले भी देखा है, माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। एक तरफ बातचीत की बात करता है, पेशकश करता है, और वहीं दूसरी तरफ अराजकता फैलाने की भी पूरी कोशिश जो है वो लगातार की जाती है। और इस बार भी भारत की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि किसी भी गफलत का शिकार ना हुआ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते रहे हैं कि अपने मुल्क के जो हालात हैं वहां से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह की कोशिशें करता रहता है। इससे पहले भी अगर देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर में जो उसके राजनीतिक हालात बने हैं, और जिस तरह से पहले भी ऐसा देखने को मिला है कि पाकिस्तान करता क्या है कि जब भी उसके देश के अंदर में राजनीतिक अस्थिरता आती है, या आर्थिक तौर पर, या एक कहा जा सकता है कि सेना के द्वारा जो तानाशाही फैसला लिया जाता है, तो वो अक्सर क्या करता है कि घुसपैठ वाले जो वारदात है वो और ज्यादा भारतीय सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा देता है, जिससे कि पाकिस्तान मुल्क के लोगों को लगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ जो स्थिति जो है वो सही नहीं है। लेकिन इन तमाम मसलों पर जो पाकिस्तान की एक नीयत जो है उस पर नजर बनाए हुए हैं, और किस तरह से उसको माकूल जवाब देना है, किस तरह से अगर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तानी सेना के द्वारा कुछ वहां पर ऐसी हरकत को अंजाम दिया जाता है तो किस तरह से उसको जवाब देना है। तो जवाब देने के लिए भी बाकायदा भारतीय जवान वहां पे मुस्तैद है, और पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों से अगर भारत के अंदर में अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, या भारत के अंदर में या भारत के सीमा के अंदर में अगर गलत तरीके से कोई ऐसी वारदात को करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए भारतीय सेना सक्षम भी है और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कल से विशेष तौर पर सतर्कता भारतीय जवानों के द्वारा बढ़ाई गई है, और आज भी जो कहा जा सकता है कि भारतीय सेना के अधिकारी इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और आपस में वहां पर अपने जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे कि किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाई जाए, किस तरह से सतर्कता बरतते हुए पाकिस्तान के हर एक जो चाल पर नजर बनाए रखना है। तो इन तमाम मसलों पे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पूरे दुनिया के सामने दिख रहा है, और पाकिस्तान के अंदर में जो एक हालात एक राजनीतिक वजह से जिस तरह से हालात बना है उस पर भी एक कहा जा सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर से जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल शंकर, तो तमाम तर अधिकारी जो हैं वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं। शंकर, यहाँ आपसे एक छोटा सा एनालिसिस भी हम ज़रूर चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि इस तरह के हालात की बात की जा रही थी, आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस तरह के वहां पर हालात होंगे, क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है, खाने को उनके पास अनाज नहीं है, बीमारियों के इलाज के लिए उनके पास दवाएं नहीं है, हेल्थ कार्ड जो थे वो भी खत्म किए जा रहे हैं, आईएमएफ की तरफ से भी लोन देने से इनकार कर दिया गया है, पाकिस्तान के जो तमाम सो कॉल कंट्रीज थी जो कि उसकी दोस्त कही जाती थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। इस तरह की आशंका लगातार वहां पर व्यक्त की जा रही थी कि अराजकता फैलेगी, और एग्जैक्टली वही चीज कल से यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय रक्षा सूत्रों का जो खुलासा है कि कड़ी नजर रखी जा रही है, बिल्कुल ठीक, जो हमारी सरहदों की हिफाजत की जा रही है बिल्कुल ठीक है।
देखिए हिना जी, जिस तरह से भारत की अगर बात करें तो भारत बेहद शांतिपूर्ण देश है और भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में एक बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा दगाबाजी करता है। पाकिस्तान हमेशा भारत के पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है। और अभी देखा जाए पिछले कुछ दिनों पहले ही किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत में आमंत्रित किया गया था। भारत में एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच पे बकायदा बिलावल भुट्टो को बुलाया गया था, लेकिन जिस तरह से बिलावल भुट्टो का भी कहना अलग और उसके नीयत किस तरह से रही है वो अंतरराष्ट्रीय मंच के तमाम देशों ने भी बकायदा देखा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्थिति पाकिस्तान की जो आज पाकिस्तान की आर्थिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक छवि बनी है, इसकी एक वजह जो है खुद पाकिस्तान है। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उसकी नीयत अगर साफ नहीं है तो उस नीयत की वजह से ही आज पाकिस्तान के अंदर में इस तरह से हालात बने हैं। और चाहे बिलावल भुट्टो की बात करें, शंकर आपको रोकना चाहेंगे, शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को। ऑफिस में 2 बजे उस मीटिंग को चेयर करूंगा। मेरी कल सैफुल्लाह खान न्याजी से, मुराद सईद से, अली अमीन गंडापुर से, एजाज चौधरी साहब से, इन सब से मेरी बात हो सकी। आजम स्वाति से बात नहीं हो सकी, लेकिन जो मेरी बात सुन रहे हैं वो 7 के 7 हजरात, इसमें अब हसान न्याजी भी आ गए हैं। बराए मेहरबानी सेंट्रल ऑफिस 2 बजे आइए। मैं कोशिश करूंगा इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए या वकला की हो जाए, ताकि हम मिलकर इस मामलात को समझदारी से, दानिशमंदी से हमने आगे लेके चलना है। शाह महमूद कुरैशी साहब, हुकूमत के साथ आप भी मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुज़ाकरात, खुदा का खौफ कीजिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। गिरफ्तारी के बाद मुशावरत हुई है और पार्टी को लीड कौन करेगा उनकी अदम मौजूदगी में? आप सुन रहे नहीं है मैंने क्या कहा है? आप गौर से सुनिए मैंने क्या कहा है, जरा सुनिए। सॉरी, what I'm saying, ma'am, what happened at the court yesterday was completely uncalled for. Imran Khan had recorded his video message and said, if I'm wanted, you present a warrant, I will court arrest. There is no need to harass people. There is no need to use force. I am available. I'm mentally prepared to court arrest. What happened now? You saw the reaction. When they saw the most popular leader in the country being dragged by Islamabad police, there was a reaction all over the country. From Karachi to Khyber, people are out in the streets, they are protesting, and they will continue to protest. But I've asked them, protest is their legal constitutional right. Keep it peaceful. Do not get into people's houses. Do not destroy public or private property. But peaceful protest is our right. I'm demanding access to my chairman. I'm demanding access of the legal, our lawyer, legal team to have a meeting with Imran Khan, and I've called a meeting at 2 p.m. today at the party central office of the committee set up by Imran Khan to oversee things in case he's arrested. Can PTI still go to elections without Imran Khan running? Imran Khan is ruling the hearts of the people of Pakistan. Imran Khan, whether in jail or out of jail, will haunt them. Imran Khan is unstoppable. मीडिया पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं मीडिया से, मैं वो मीडिया जो माजी में थोड़ा सा हुकूमती लाइन को टो कर रहा था, मेरी उनसे मौदबाना गुजारिश है, आप हकायक रिपोर्ट कीजिए, न बढ़ाएं न घटाएं, जो हकायक है रिपोर्ट कीजिए, कौम को सही आईना दिखाइए, फस्तायत का जो अमली शक्ल है वो कौम देखना चाहती है, कौम को दिखाइए, फैसला
आवाम करेगी। कवरिंग की इजाजत नहीं जा रही तो आप जो मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा उससे पूछिए, क्या ये जमहूरियत में यही रिवायत है? क्या ये आपकी जमहूरियत है? क्या पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नाम की, कानून नाम की, आइन नाम की कोई चीज आपको दिखाई दे रही है? असद उमर साहब भी तशरीफ ले आए। अच्छा जी, अब जी सवाल पूछ लें तो शाह महमूद कुरैशी मीडिया से खिताब करते हुए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जल उठा है, सड़कों पर हिंसा है। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम वहां के लोगों से अपील की है कि एहतजाज जरूर किया जाए लेकिन अमन का दामन न छोड़ा जाए। आपको बताएं कि वहां धारा 144 को लागू कर दिया गया है और पीटीआई ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी है। 2 बजे इमरान खान से मिलने की भी यहां पर कोशिश करने की बात शाह महमूद कुरैशी ने की है। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ पे छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं राजौरी में सर्च ऑपरेशन के ताल्लुक से। जिस तरह से सुबह हमने आपको बताया था कि राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है, इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। चिंगुस गांव में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो जारी है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान यहां जारी है। साथ ही साथ संदिग्धों की धरपकड़ जारी है। एनकाउंटर के बाद से ही यहां ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शक्ति शर्मा। शक्ति, लगातार हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी इस वक्त की सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे वहां पर। देखिए, जैसे ही जो कोटरंका के कंडी एरिया में इनकाउंटर हुआ था तो उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है चला रही हैं। न सिर्फ कंडी एरिया में बल्कि राजौरी के बहुत एरियाज में इस तरह का सर्च जो है वो चल रहा है, जिसमें से चिंगस हो, सिंबलगाई हो, डांगरी हो, इन तमाम एरिया में सर्च चल रहा है। तो इस वक्त जो ताजा अपडेट है वो चिंगस और सिंबलगाई एरिया में है। इन दोनों एरिया में जो है वो बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। ऐसा खबर यहाँ से मिली है कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर देखा गया है। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना जो है पुलिस को दी गई है, क्योंकि स्थानीय लोगों को पहले से ही पुलिस ने आगाह किया हुआ है कि वो किसी भी तरह की नकलो हरकत देखें, किसी भी शख्स को जिसकी पहचान वो ना कर पाए, अगर उस ऐसे शख्स को यहाँ पर वो देखें तो उसकी इतला फौरी तौर पर कंसर्न सिक्योरिटी फोर्सेज को नजदीकी थाने को दें। तो उसी पर जो लोग हैं वो अपनी अतला जो है वो देते हैं और इस अतला की बना पर पुलिस जो है वो सर्च चलाती है। तो इस तरह की अतला एक सिंबलगाई इलाका से सुबह जो है वो मासूल हुई और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च चलाया और उसके बाद चिंगस के एरिया में सर्च चलाया। इन दोनों एरिया में जो है बड़े पैमाने पर सर्च जो है इस वक्त चलाया जा रहा है और पूरे एरिया को जो है वो छावनी में बदला गया है। शक्ति, जिस तरह से आप 2 इलाकों के नाम बता रहे हैं, एग्जैक्टली आपसे जानना चाहेंगे किन 2 इलाकों की ये बात की जा रही है और खास तौर पर क्या ये बॉर्डर के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको लेकर किस तरह का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? देखिए, ये जो 2 इलाके मैंने बताए हैं, एक चिंगस का इलाका और एक सिंबलगाई का इलाका है। ये दोनों इलाके जो हैं वो केरी सेक्टर के जो नजदीक पड़ने वाले इलाके हैं, जो कि एक सीमावर्ती एरिया है। और इस पूरे एरिया में जो है वो लोगों को पहले ही इतला दी गई थी कि वो
इसकी सूचना जो है वो दें, क्योंकि अक्सर इस इलाका में जो है वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश जो है वो की जाती है सीमा पार से। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो इसको गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है, और इन दोनों इलाकों में जो है वो स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। सरपंच हैं, जो आम लोग हैं, उन तमाम लोगों की मदद के पुलिस जो है वो इस पूरे इलाका में, इन दोनों इलाका में जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च चला रही है। जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो फोन लाइन पर हमारे साथ थे हमारे साथी शक्ति शर्मा, जो कि तमाम तर जानकारी दे रहे थे। पुंछ से भी बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बाहरी इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, तलाशी अभियान किया। सर्च ऑपरेशन में सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू किया है। तो ये अपडेट है कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल जो है यहां पर किया जा रहा है। पुंछ लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और कल रात में 2 बजे के आसपास बाहरी इलाके में संदिग्ध गतिविधि के बाद सीआरपीएफ और पुलिस यहां पर पूरी तरह से अलर्ट पर है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सिक्योरिटी को लेकर यहां पर तमाम तर अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। सबसे अहम ये कि अब ड्रोन का इस्तेमाल भी सेना ने शुरू कर दिया है। इस समय पुंछ के मोहल्ला पुरानी पुंछ में, जहां रात को करीब 2 बजे के करीब संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो है सेना, पुलिस, सीआरपी के जवान जो हैं उन पूरे इलाके को घेर के रखा हुआ है और पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है कि यहाँ पर जो संदिग्ध देखे गए कौन थे और कहाँ गए हैं वो। और ये पूरा इलाका जो है रात 2 बजे से अभी तक जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जारी है, ताकि जो दहशतगर्द हैं या जो भी संदिग्ध का उसका पता लगाया जा सके और उसको निकाला जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। एक और अहम खबर, तेज बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हैं। फसलों और फलों के बागों को भी नुकसान पहुंचा है। कुलगाम में किसान बेहद परेशान हैं। राहत और बीमा के लिए व्यापक नीति की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सरकार से भी फौरी मदद की अपील की है। तो लगातार ये खबर हम आपको कई दिनों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और अभी भी वहां पर हालात जो कि तो बने हुए हैं। और इस बर्फबारी, बारिश और साथ ही साथ ज़ालाबारी ने यहाँ की खड़ी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर सबसे ज्यादा जो गुज्जर बकरवाल हैं, खाना बदोश हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वो फंस गए थे। और अब किसानों के चेहरों पर भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जहूर रिजवी। जहूर, लगातार मौसम के ताल्लुक से हम अपने तमाम दर्शकों को अपडेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि ये जो बरसात हो रही है, ये जो ज़ालाबारी हो रही है, ये किसानों के लिए क्या कितनी नुकसानदेह है, उनकी फसलों को कितना ये नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों से जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ या फिर झालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ और जो मुसलसल बारिशों के बाइस जो हैं खड़ी फसलें तबाह हो गई, उसके साथ साथ बागात तबाह हो गए। और जैसे कि मैंने गुज़श्ता दिन भी बताया आपको, जो सेब की फसल है, सेब की फसल के शगुफे जो हैं खिलना शुरू होते हैं तो वो भी तबाह हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो है किसान मायूसी का शिकार है और ऐसे में किसान जो हैं मुआवजे की अपील कर रहे हैं, असेसमेंट की अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर एक खुशखबरी ये कि गुज़श्ता दिन से जो है हल्की फुल्की धूप जो है वो निकल आई है, मौसम में बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो गए हैं। लेकिन जो किसानों में मायूसी है बिल्कुल वो वाज़ेह है। और हिना, मैं आपको बताऊं, जितने भी ज़िला कुलगाम के दूर दराज इलाके हैं, शोपियान के दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे खड़ी फसलों के साथ साथ जो पेड़ हैं वो भी बिल्कुल मुतासिर हो गए हैं। सेब के पेड़ या दीगर फसलों के पेड़ जो हैं वो मुतासिर हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो है हमें ये देखने को मिला कि किसानों के अंदर काफ़ी मायूसी है और कई सियासी जमातों के साथ साथ समाजी तंजीमों ने और जो ट्रेडर्स फेडरेशन है या फिर फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उन्होंने खुलकर जो है मुआवजे की अपील की है, किसानों की मदद की गुहार लगाई है। और उनका यही कहना है कि किसानों ने इस बार जो है एक उम्मीद जो है लगा रखी थी कि शायद इस बार जो है फसल अच्छी होगी और उस फसल का जो है उसे उन्हें भरपूर फायदा होगा। लेकिन जो ही बारिशें शुरू हुई, जो ही झालाबारी शुरू हुई और ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो
फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और जिससे लगता है कि शायद इस बार फसल जो है किसी न किसी हद तक मुतासिर होगी। अगर हम खास तौर से सेब की बात करें, ये जो ज़िला कुलगाम या फिर शोपियान जो अजला है, यहाँ सेब की बहुत अच्छी काश्त होती है और ये दोनों अजला जो हैं ये सेब के मामले में काफ़ी बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फसलें तबाह हो गई हैं ना। इसके साथ साथ जो जिला कुलगाम है उसे राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है और राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी काफ़ी मुतासिर हो गया है। पनीरी मुतासिर हो गई है। जालाबारी के फौरन बाद जो है, हमने कुछ किसानों से भी बात की थी जिन्होंने ये बताया कि काफ़ी मायूसी है और अब यही उम्मीद है कि शायद मौसम बेहतर रहेगा और जो बचा कुचा है हमारे पास वो शायद सेफ रहेगा। लेकिन एक बार फिर इंतजामिया सरकार से मुतालबा किया है कि एक तो फसल बीमा योजना उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और साथ में जो फसलें हैं, फसलों का मुआवजा, जो मुतासरा फसलें हैं उसका मुआवजा जो है वह अदा किया जाए। है ना, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ज़िला कुलगाम है, हज़ारों मेट्रिक टन जो सेब हैं, सेब की काश्त यहाँ पे होती है। उसके साथ साथ ज़िला शोपियान की अगर हम बात करें तो ये दोनों अजला जो कि नेक्स्ट ये जो है पड़ोसी हैं। इसके साथ साथ अनंतनाग की बात करें, इस बार अनंतनाग के जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे भी जालाबारी हुई और कुल मिलाकर ये 2-4 अजला जो हैं, जो जनूबी कश्मीर के अजला हैं, ये काफ़ी मुतासिर हो गए हैं हालिया बर्फबारी से और अभी भी जो है बिल्कुल ज़हूर, पहाड़ों की ये तो तमाम तर तफसीलात आपने बताई और बहुत ज़रूरी था ये समझना, ये जानना कि कितनी नुकसानदेह है ये ज़ालाबारी है, ये बारिश आगे फसलों के लिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कल से वहां पर थोड़ी सी धूप जो है वो खिली हुई है, महकमा मौसमियात की तरफ से आगे के मौसम के लिए क्या कुछ पेशन गोई की गई है, इस ताल्लुक से जानकारी चाहेंगे प्लीज। बिल्कुल है ना, महकमा मौसमियात की जहां तक पेशन गोई का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिन जो है मतलब साफ ही रहेगा। फिलहाल हमने ये कल से देखा कि थोड़ी बहुत धूप जो है निकल आई है, लेकिन बीच बीच में जो ही मतला अबर आलूद होता है तो काफ़ी परेशानी फिर से लाहक होती है। और चूंकि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगले कुछ दिन जो है मौसम साफ रहने का इम्कान है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मौसम इसी तरह से जो है साफ रहेगा और धूप निकल आएगी और राहत नसीब होगी न सिर्फ किसानों को बल्कि आम लोगों को भी। ना बिल्कुल ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद अहम जानकारी तमाम नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ कुलगाम से मौजूद थे हमारे साथी ज़हूर रिजवी, जो कि मौसम के ताल्लुक से तमाम तर जानकारी दे रहे थे। राज्य के सरकारी स्कूलों में 4700 एनटीटी यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की सशर्त अनुमति दे दी है। जिन अभ्यर्थियों ने 1 साल का एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है वो भर्ती के लिए पात्र होंगे, लेकिन नियुक्ति के 1 साल के भीतर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई के सचिवों के साथ बैठक कर इस मसले पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, के संजय मूर्ति, योगेश सिंह, एनसीटीई के सचिव केसंग थापा समेत अन्य अधिकारियों के साथ अलग अलग मीटिंग्स की गई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, इस अहम मामले पर लगातार हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ये देखना कि बहुत इंतजार के बाद कहीं ना कहीं अब टीचर्स के लिए भी एक उम्मीद की किरण जगी है। कुछ प्रक्रिया जरूर इसमें रहेगी, वो हर जो जॉब की बात होती है उसमें रहती है। किस तरह की आपके पास यहाँ पर रिएक्शंस जो है वो देखने में आ रहे हैं अभी? बिल्कुल, बड़े लंबे समय से कोशिश हिमाचल सरकार कर रही थी कि इन टीचर्स की भर्ती जल्द से जल्द की जा सके। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जैसे कि पूरे देश में नियम है और 2 साल की
ट्रेनिंग होनी चाहिए एनटीटी की, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन 1 साल के कैंडिडेट्स की संख्या बहुत अधिक है। तो लंबे समय से करीब 2 से 2.5 साल पहले से प्रदेश सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह 1 साल की जिनकी ट्रेनिंग है उनको भर्ती करने की, उनको जॉब पर रखने की अनुमति अगर केंद्र की तरफ से मिलती है तो फिर जो केंद्र की तरफ से फंड है उसका प्रयोग किया जा सकेगा। और अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिल्ली गए थे हाल ही में और लगातार उनकी चर्चा हुई, बैठकें उनकी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ हुई, जिसके बाद अब ये अनुमति मिली है कि एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा स्टूडेंट्स को और इस ब्रिज कोर्स कैंडिडेट्स को, और इस ब्रिज कोर्स के आधार पर उनकी योग्यता पूरी मानी जाएगी। तो ऐसे में अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग की है वो भी अब प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल होंगे। उस जॉब में लगने के 1 साल के भीतर उनको 6 महीने का क्रैश कोर्स करवाया जाएगा और फिर उनकी क्वालिफिकेशन पूरी समझी जाएगी। तो ऐसे में राहत की खबर हिमाचल प्रदेश के लिए है, सभी कैंडिडेट्स के लिए भी है और प्रदेश सरकार के लिए भी है, क्योंकि लंबे समय से ये फंड पड़ा हुआ था और लैप्स लगातार होता जा रहा था। ऐसे में अब इसका प्रयोग किया जा सकेगा और ये फंड अब इन स्कूल्स में यूज हो सकेगा। पहले चरण में कम कैंडिडेट्स की भर्ती हो पाएगी, टीचर लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये कोशिश प्रदेश सरकार की भी है और केंद्र सरकार की जो नीति है उसके तहत लगभग हर प्री प्राइमरी स्कूल में जहां बच्चों की संख्या अधिक है वहां पर प्री प्राइमरी टीचर रखे जाएंगे प्राइमरी स्कूलों में। तो अब ये बड़ी राहत प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या बहुत अधिक थी जिन्होंने 1 साल का कोर्स किया था, लेकिन 2 साल के कोर्स वालों की संख्या बहुत कम थी। अब भविष्य में जरूर जो केंद्र सरकार के नियम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नियम है उनको लागू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बार के लिए बड़ी राहतें मिल गई है। 1 साल की जिन अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग की है उनकी भर्ती की जा सकेगी और जो फंड केंद्र की तरफ से आ रहा है उसका प्रयोग भी हो सकेगा। ऐसे में रोजगार देने की जो कोशिश प्रदेश सरकार की है उसके लिए ये काफी सहायक ये कदम सिद्ध होगा। जी बिल्कुल राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ ही राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से एक अहम पहल ये जो है ये शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने खुद तमाम तर चीजों का जायजा लिया है और अब एनटीटी के जो टीचर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ब्रेकिंग 10 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो नजर डालेंगे 10 मिनट में 50 खबरों पर।